मनोज कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला गया। पिता जब से गए थे तब से एक बार भी गांव नहीं आए थे। पर पिता ने इस बार कुछ पैसे भेज दिए थे, जिससे अब घर की आर्थिक परेशानी कुछ कम हो गई थी। दीपक अभी भी टेम्पो चला रहा था। माँ ने उसे वापस ग्वालियर जाते समय आगे के खर्चे के लिए 1,000 रुपए दे दिए। बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा नजदीक थी। गांव से लौटकर मनोज जीवाजीगंज में नाले के पास बसी हुई बस्ती टोपे वाले मोहल्ले में रहने आ गया। जब से उसने तिवारी सर का कमरा छोड़ा, उसे सीमा फिर कभी नहीं मिली। छोटे से ग्वालियर में और बड़ी सी दुनिया में फिर कभी सीमा और मनोज एक दूसरे से नहीं मिले। टोपे वाले मोहल्ले में वह सबसे घुल मिल गया। वह पड़ोसियों की तारीफ पाने की कोशिश करता रहता था, इसीलिए वह हमेशा पढ़ाई करता था। यहाँ तक कि रात को भी छत पर लैंप जलाकर पढ़ता। कई बार तो सुबह 4-5 बजे तक छत पर पढ़ता रहता। टोपे वाले मोहल्ले में कोई लड़का इस तरह पढ़ाई करने वाला नहीं था, इसीलिए सभी पड़ोसी उसकी बहुत प्रशंसा करते। पड़ोसी महिलाएं अपने घुमक्कड़ और आवारा बच्चों को उससे सीख लेने के लिए कहती। उसके पास ग्वालियर के समाज में सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था। फर्स्ट ईयर की परीक्षा हो गई। इंग्लिश लिटरेचर में पासिंग मार्क्स आने के कारण उसका टोटल केवल 55% ही रहा। छुट्टियां गांव में बिताने के बाद सेकेंड ईयर की पढ़ाई के लिए वह वापस ग्वालियर आ गया। दिसंबर में एक दिन जगमोहन ने उससे कहा, मनोज, क्या तुम विवेकानंद केंद्र के 3 दिन के युवा प्रेरणा शिविर में चलोगे? उसने जगमोहन से विवेकानंद केंद्र के बारे में और अधिक जानकारी जाननी चाहिए। जगमोहन ने बताया, यह एक समाज सेवी संगठन है जो युवा लोगों को देशभक्ति और समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारी रुचि का काम है, तुम्हें जरूर चलना चाहिए। मनोज के लिए यह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव था। यह केंद्र एक आश्रम जैसा था जो ग्वालियर की एक पहाड़ी पर स्थित था। लगभग 60 युवा लड़के और लड़कियां शिविर में 3 दिन रुकने वाले थे। वह भी 100 रुपये फीस देकर जगमोहन के साथ शिविर में पहुंच गया। शिविर के पहले दिन सुबह 5 बजे से शिविर की गतिविधियां शुरू हो गईं। सर्वे भवन्तु सुखिनः श्लोक पाठ से दिन की शुरुआत होती थी। फिर व्यायाम, नाश्ता। उसके बाद एक देश के महापुरुषों के जीवन पर प्रेरणादायक भाषण देने वाले ग्वालियर के विद्वान वक्ता आते थे। शाम के चर्चा सत्र में युवाओं के ग्रुप बन जाते थे, जिसमें आतंकवाद, युवाओं की सही दिशा, नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर ग्रुप डिस्कशन होते थे। मनोज बढ़ चढ़कर सभी गतिविधियों में हिस्सा लेता था। उसे एक विस्तृत और योग्य समाज मिल गया था, जहां से वह न केवल बहुत कुछ सीखना चाहता था, बल्कि उस योग्य समाज को अपनी योग्यता से प्रभावित भी करना चाहता था। यहाँ तक कि उसकी इच्छा होने लगी कि उसे ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का प्रमाण पत्र मिले। इसीलिए ग्रुप डिस्कशन में सबसे आगे रहकर अपने विचार व्यक्त करता, विद्वानों द्वारा दिए गए भाषण के बाद प्रश्न पूछने में सबसे आगे रहता। यहाँ तक कि श्रमदान में भी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता। शिविर के दूसरे दिन रात को सोने से पहले उसने अपनी डायरी में लिखा, इतना आनंद जीवन में पहली बार प्राप्त हो रहा है। कुछ तो दम है इन लोगों में जो खुद को कार्यकर्ता कहते हैं। राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा देते हैं ये लोग। एक श्रेष्ठ व्यक्ति जगदीश तोमर के व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। वे कवि हैं और ग्वालियर के किसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। उन्होंने विवेकानंद जी के जीवन पर जैसा भाषण दिया वैसा मैंने कभी नहीं सुना। मैं तो पवित्रता से भर गया हूँ। विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने आप को कमज़ोर मानने से बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं है। यहाँ आकर मुझे लग रहा है कि मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। असीम शक्ति मेरे अंदर भर गई है। देश से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है और देशभक्ति से बड़ा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। यहाँ आकर मैंने संकल्प ले लिया कि देश सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। मनोज विवेकानंद केंद्र के काम, उसकी विचारधारा एवं वहाँ के कार्यकर्ताओं से सम्मोहित हो गया था। जगदीश तोमर जी ने
एक प्रोजेक्ट सबके सामने रखा, जिसमें अगले रविवार घर घर जाकर सर्दियों के कपड़े इकट्ठा करने थे और उन्हें गरीब जरूरतमंदों को देना था। उसने अभी तक देशभक्ति के केवल भाषण सुने थे, पर यहाँ देशभक्ति कार्य रूप में बदल रही थी। शिविर समाप्त हो गया। मनोज को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का प्रमाण पत्र मिला, जिस कारण उसे अपने विचार शिविर में व्यक्त करने का मौका मिला। उसने अपने भाषण में यह संकल्प लिया कि वह हमेशा ईमानदार रहकर देश की सेवा करेगा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने ताली बजाकर उसके भावनात्मक संकल्प की प्रशंसा की। इस प्रशंसात्मक तालियों से वह आत्मविश्वास से भर गया। अगले रविवार उसने कपड़े एकत्रित कर बांटने का काम किया। वापस आकर उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने खूब कपड़े इकट्ठा किए। किसी ने सम्मान किया, किसी ने अपमान, पर गरीबी को देखकर मन बहुत आहत हुआ। लोग किस तरह से टूट पड़ते थे कपड़ों पर। हे भगवान, क्या होगा इनका। तोमर जी ने ठीक ही कहा है कि घर घर जाकर समाज के लिए कुछ मांगने से हमारा ईगो खत्म होता है और हम यह सीख जाते हैं कि समाज ही सब कुछ है और हम कुछ भी नहीं है। मनोज के दिमाग में अब ये क्लियर हो गया था कि उसे अपने देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। उसने विवेकानंद केंद्र में प्रशिक्षण के बाद मिले प्रमाण पत्र को पूजा की अलमारी में भगवान की मूर्ति के ऊपर सजा के रख दिया। मनोज ने कोर्स की किताबों को किनारे कर दिया और विवेकानंद के साहित्यों को पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी सेकेंड ईयर की परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ रही थी, लेकिन उसके भीतर देश सेवा की आग लग चुकी थी। उसे लगा कि इसके लिए विवेकानंद केंद्र से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए पीएससी का विचार पीछे छूटने लगा। उसके स्थान पर अब उसके मन में विवेकानंद केंद्र में आजीवन कार्य करने की तीव्र इच्छा पैदा हो रही थी। उसने बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा दे दी। सेकेंड ईयर में भी वह सेकेंड डिवीजन से पास हो गया। इंग्लिश लिटरेचर में उसके फिर से पास होने योग्य अंक ही आ पाए थे। मनोज छुट्टियों में गांव चला गया। वापस आकर फाइनल ईयर की तैयारी करने लगा। सितंबर में एक बार फिर वह विवेकानंद केंद्र में शिविर में होके आया। इस बार 15 दिन का शिविर था। वह शिविर से पूरी तरह चार्ज होकर वापस आया। वापस आकर उसने विवेकानंद का साहित्य फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। उसने अपनी डायरी में लिखा, विवेकानंद को पढ़ने का प्रयास किया जरा सा, 6-7 किताबें पढ़ी हैं बस। अब इससे आगे मुझ में दम नहीं, बिल्कुल साहस नहीं है कि आगे पढ़ सकूं। मन में आग लगी है, तन जल रहा है। उठते बैठते हर समय विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता बनने की अदम्य इच्छा उभर रही है। यह इच्छा कुछ इस कदर बलवती हो रही है कि मुझे वह दिन दूर नहीं लगता जब मैं स्वयं को राष्ट्र को समर्पित कर दूंगा। इस नई मंजिल के आकर्षण में उसके मन में 10-15 दिनों तक खलबली मची रही। मनोज के पैसे खत्म हो गए। वह गांव चला गया। माँ और छोटी बहन रजनी गांव में नहीं थी। कई महीनों से पिता के गांव न आने से परेशान माँ रजनी को लेकर पापा की खबर लेने डिंडोरी चली गई थी। वह राकेश के घर चला गया। वह अपने मन के द्वंद्व को राकेश के सामने खोलकर रख देना चाहता था। उसके मन में पीएससी की परीक्षा देने के स्थान पर विवेकानंद केंद्र ज्वाइन करने का विचार आया। उसने ये राकेश को बताया। उसकी बात सुनकर राकेश थोड़ा गंभीर हो गया। उसने मनोज से पूछा, तो तू अब पीएससी की तैयारी नहीं करेगा? मनोज ने कहा, मेरा लक्ष्य देश की सेवा करना है। इस देश के जरूरतमंद लोगों के प्रति मैं खुद को समर्पित कर देना चाहता हूँ। राकेश ने फिर पूछा, तो तू घर छोड़ देगो? मम्मी, पापा, दीपक, छोटी बहन रजनी, इन सबन छोड़ के तू गरीबन की सेवा करेगा? मनोज अभी भी विवेकानंद केंद्र के प्रभाव में डूबा हुआ था। उसने कहा, मेरे लिए पूरा देश ही मेरा घर है। राकेश के लिए अब मनोज को समझना कठिन हो रहा था। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। तेरे बाप को तो तू जानता है, अगर तू भी घर से भजी जाएगा तो रजनी को ब्याह कौन कराएगा? अरे घर कौन संभालेगा? मेरे लिए
देश की हर लड़की मेरी बहन है, हर महिला मेरी माँ है। उस पर राष्ट्र सेवा का भूत सवार था। राकेश भूत उतारने के लिए झाड़ फूक में व्यस्त था। राकेश कहता है, का एसडीएम थानेदार जनता की सेवा ना कर सकें? एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने कैसे 2 मिनट में थानेदार के झूठे केस से मुकेश को बरी करवाया तो वो समाज सेवा ना हती? आज जिसके पास ताकत है वही जनता को न्याय दिला सके। यदि थानेदार ईमानदार हो तो तेरे टेम्पो पकड़ तो, ना पकड़ तो पुलिस कचहरी थाने में अच्छे लोगन और ईमानदार लोगन की जरूरत है। और तू पीएससी छोड़ बचा रहा है। पढ़वे की दम ना बची का, बहाने ना बना। राकेश का यथार्थ कड़वा होता जा रहा था। मनोज की योग्यता को ललकार रहा था राकेश। उसे उम्मीद नहीं थी कि सीधा सरल राकेश उसके पीएससी छोड़ने के फैसले से इतना उग्र हो सकता है। राकेश ने देखा कि दुश्मन घायल हो गया है, तभी उसने दूसरा वार किया। मनोज तो का लगता है, घर छोड़ छाड़ के संत महात्मा बन के ही देश की सेवा हो सकता है। मास्टर, दुकानदार, पुलिस, सिपाही, किसान, मजदूर, ये सब देश की सेवा करते हैं। जो आदमी अपनों काम ठीक ढंग से करता है वो ही देश की सेवा करता है। और जो अपना काम ईमानदारी से ना करे वो देश की सेवा नहीं कर रहा, चाहे फिर वो कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे किसी मठ को महंत। देश की सेवा करने के लिए पीएससी में पास होना जरूरी है। तुझे एसडीएम बन के ही देश की सेवा करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे मठ आश्रम में अपनी जिंदगी से भागने वाले तमाम पड़े टाइम काट रहे हैं सब। वहाँ काशी, वृंदावन, प्रयाग में कई अपराधी पुलिस से बचने के लिए साधु बने बैठे का हैं। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि राकेश उसे ध्वस्त करने की तैयारी करके बैठा था, पर उसके दिमाग में राकेश ने हलचल मचा दी। उसने अपने मन की दशा को समझते हुए और अपने डगमगाते हुए संकल्प को विराम देते हुए राकेश से कहा, राकेश, मेरा उद्देश्य किसी भी तरह देश की सेवा करना है। तू सही कह रहा है। पीएससी की तैयारी करने से भागना कायरता होगी। लोग यही कहेंगे कि मुझ में परीक्षा करने का दम नहीं था, इसीलिए तैयारी छोड़ दी। मुझे पहले अपनी योग्यता एवं क्षमता को जांचना है, इसीलिए मैं पीएससी में सेलेक्ट होकर ही देश की सेवा करूंगा। मनोज ने फिर से अपनी छुटी हुई राह थामने का निर्णय ले लिया। उसका द्वंद्व समाप्त हो गया। पीएससी में सफल होने का ही एकमात्र लक्ष्य अब उसका बन चुका था। माता पिता के डिंडोरी से न आने के कारण मनोज माता पिता से मिलने डिंडोरी चला गया। डिंडोरी में एक सरकारी क्वार्टर में माता पिता और रजनी रह रहे थे। पता चला कि पिता सस्पेंड हो चुके हैं। पिता को आधा वेतन ही मिलता है, जिससे बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा था। पूछने पर पिता ने कहा, मैं डिप्टी डायरेक्टर को बर्बाद कर दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं ईमानदार हूँ, वो सब बेईमान है। मैं सबको ठिकाने लगा दूंगा। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, मैंने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है। मुझे हाईकोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। माँ ने पिता की बातों का विरोध किया। इनसे नौकरी ना हो पावते। दुनिया नौकरी कर रही है कि जे अनोखे नौकरी कर रहे हैं, बस लड़वो जानते हैं, उल्टो सीधो बोलावते हैं अधिकारी थे। भरी मीटिंग में अपनी चप्पल निकाल के मार दे डिप्टी कलेक्टर के, कर दे सस्पेंड। पिता को माँ के द्वारा यूं पोल खोलना पसंद नहीं आया। पिता ने माँ को डांटते हुए कहा, तू कुछ जानती ना है। गरीब किसान को पैसा बेईमान खा रहे हैं, वे सब जूता ऐसे ही मानते हैं। माँ आज रुकने वाली नहीं थी। उनको कछु ना बिगड़ो, बर्बाद तो हम है रहे हैं। मौड़ा के पास फीस भरवे को पैसा ना है, जब मौड़ी को ब्याह करोगे कि नहीं? माँ की बातों का पिता पर कोई असर नहीं हुआ। इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मनोज ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठ गया और वापस जाने लगा। वह रास्ते भर सोचता रहा, कब तक, आखिर कब तक लड़ेंगे पापा? आपको दबाना ज्वालामुखी को दबाना है। मनोज अपने पिता के संघर्ष से प्रभावित हो रहा था। दोस्तों, यह था 12th फेल बाय अनुराग पाठक ऑडियो बुक का पार्ट 9। और आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।